कल्पना कीजिए कि कोई इंसान सुबह उठकर आईने के सामने खड़ा होता है, पर आईने में अपना चेहरा दिखाई देने के बजाय उसमें उसका जॉब टाइटल, उसके पसंदीदा बैंड की टी शर्ट और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल का बायो दिखाई देता है। आह, ये तो एकदम दिमाग घुमाने वाली कल्पना है। मतलब सोच कर ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और फिर वो इंसान उस आईने को साफ करके अपना असली मैं देखने की कोशिश करता है, लेकिन उन सारे लेबल्स को हटाने के बाद आईना एकदम खाली हो जाता है। वहां कोई चेहरा ही नहीं बचता। सही बात है। ये एक बेहद ही बेचैन कर देने वाली स्थिति है। और अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें ना, तो ये हमारी आधुनिक पहचान की सबसे बड़ी उलझन को दर्शाती है। हाँ, मतलब जिन चीजों से हम खुद को डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे कपड़े, हमारा पेशा या म्यूजिक, क्या वो सच में हमें अपनी आत्मा से दूर कर रही हैं? ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और यही आज का हमारा मुख्य विषय भी है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी उलझन को खोलने वाले हैं। हमारी चर्चा का केंद्र एक बेहद अनूठा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है द पार्शियली एग्जामिन्ड लाइफ, यानी PEL। हाँ, और आज का हमारा मिशन ही ये समझना है कि कैसे हेगल जैसे विचारकों के अत्यंत गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों और हमारी रोजमर्रा की पॉप कल्चर के बीच एक गहरा कनेक्शन है। एकदम, क्योंकि आमतौर पर दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का नाम सुनते ही ना दिमाग में बहुत भारी और उबाऊ किताबों की छवि बनने लगती है, लेकिन PEL इसको बिल्कुल एक अलग नजरिए से पेश करता है। यहाँ जो बहुत सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है पीएल का ये पूरा दृष्टिकोण। उनका मानना है कि ज्ञान केवल विश्वविद्यालयों की बड़ी बड़ी इमारतों या एकेडमिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। सही बात है। वो फिलॉसफी को सीधे जीवन, समाज और हमारी कल्चर से जोड़ते हैं। उनका मूल विचार ये है कि जिंदगी के बड़े सवालों पर बात करने के लिए किसी के पास फॉर्मल डिग्री होना जरूरी शर्त नहीं है। और इसी बात से मुझे PEL की शुरुआत याद आती है। देखिए, इनकी शुरुआत असल में ऐसे लोगों ने की थी जिन्होंने एक समय फिलॉसफी को ही अपना फुल टाइम करियर बनाने का मन बना लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और एकेडमिक दुनिया से बाहर आ गए। तो उनका मकसद यही था कि किसी भी टेक्स्ट पर गहराई से चर्चा हो, पर उसमें इनसाइट और थोड़े हल्के फुल्केपन का बैलेंस होना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाए। एग्जैक्टली। और सबसे खास बात यह है कि इसको सुनने के लिए आपको, मेरा मतलब है सुनने वालों को, पहले से फिलॉसफी का एक्सपर्ट होने या वो किताब पढ़ी होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई अपने सबसे समझदार पर एकदम शांत दोस्तों के साथ किसी कैफे में बैठा हो। हाँ, कैफे वाली फीलिंग। वहां कॉफी पीते हुए दुनिया के सबसे मुश्किल विचारों को बहुत आसानी से समझाया जा रहा हो। पर देखिए, एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन या पहले के ज्ञान के इतने कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट की गहराई को समझना क्या सच में मुमकिन है? मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। हाँ, मतलब अगर फिलॉसफी की इतनी भारी किताबें एक कैफे कॉन्वर्सेशन की तरह पेश की जाएंगी, तो क्या इससे ज्ञान का सरलीकरण यानी डम्बिंग डाउन नहीं हो जाता? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए किसी स्टैंप लगी हुई डिग्री की जरूरत नहीं होती। इसके लिए एक सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अच्छा। और पीएल का जो पार्शियली एग्जामिन्ड मॉडल है, वो यही सिखाता है कि पूरी तरह एक्सपर्ट हुए बिना भी हम विचारों का असली वैल्यू निकाल सकते हैं। वो इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को आम भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। यहाँ आकर बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पीएल वाले कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। वो फिलॉसफी के सचमुच बहुत भारी विषयों में हाथ डाल रहे हैं। जैसे उनका हालिया एपिसोड 388 देखें, जिसमें हेगल की फिनोमेनोलॉजी पर चर्चा की गई है। हाँ, हेगल, जिनको डिकोड करना फिलॉसफी की दुनिया में माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा माना जाता है। बिल्कुल। उसके पार्ट 1 और 2 में हेगल से स्पिरिट चैप्टर पे बात हुई है, खासकर सेक्शन 484 से 510 तक, जो सेल्फ एलियनेटेड स्पिरिट कल्चर के बारे में है। और उनकी भाषा चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उनके विचार सच में क्रांतिकारी हैं। हाँ, तो हेगल की ये जो कहानी है, ये मॉडर्न सेल्फ और समाज के विकास पर है। वो कहते हैं कि इंसान आज एक ऐसे बिंदु पर आ गया है जहां हम लोग सिर्फ बेयर पर्सन्स यानी खाली व्यक्ति बनकर रह गए हैं। खाली व्यक्ति, इसका थोड़ा और विस्तार करें तो कैसा होगा? मतलब हमें कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है, लेकिन अपने मूल रूप में हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं।
हम सब सिर्फ पतले या थिन पर्सनालिटी वाले खाली ढांचे हैं जिन्हें हम बाद में मोटा करते हैं। मोटा करते हैं यानी हम इनमें कल्चर जोड़ते हैं। हाँ, कल्चर से, जैसे हमारा पेशा, हमारा ग्रुप, हमारी स्टाइल। पर यहाँ हेगल का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पहचान बनाने का ये तरीका मूल रूप से सेल्फ एलियनेटिंग है, यानी ये आत्म अलग करने वाला है। ये सारी पहचानें हमारे असली आत्मा के लिए फॉरेन है। अगर हम इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये उस विरोधाभास को दर्शाता है जिसमें इंसान हर दिन जी रहा है। हम सब यूनिक बनना चाहते हैं ना? बिल्कुल, हर कोई अलग दिखना चाहता है। पर उस अलग पहचान के लिए हम उन्हीं कल्चरल कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं जो समाज ने पहले से बना रखी हैं। तो खुद को डिफाइन करने के इस चक्कर में हम उसी सिस्टम के हवाले हो जाते हैं जो हमारे अंदर का हिस्सा नहीं है। अगर इसको मैं एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो ये हेगल का जो खाली व्यक्ति है ना, ये किसी नए वीडियो गेम की एकदम ब्लैंक अवतार जैसा है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सही है ना? गेम शुरू होने पर वो अवतार एकदम सादा होता है, फिर हम उसमें अलग अलग कपड़े जैसे एक कूल सी जैकेट पहना देते हैं, एक प्रोफेशन चिपका देते हैं। पर अगर मेरी जॉब, मेरे कपड़े, मेरी आत्मा के लिए फॉरेन है, तो इस अवतार के पीछे मेरा असली मैं क्या है? क्या ये सब दिखावा है? यही वो दर्द है जिसे हेगल आत्म अलगाव कहते हैं। हम वो जैकेट पहनकर आजाद महसूस करते हैं, पर जैकेट उसी गेम के स्टोर की है। और इस ताने बाने को पीएल नेटवर्क के और भी एपिसोड्स बहुत डिटेल में समझते हैं, जैसे एपिसोड 386 में समाज पर हेगल के विचार। हाँ, और एपिसोड 387 में उन्होंने कानून पर चर्चा की है, जहां वो एंटीगोनी की कहानी बताते हैं। एंटीगोनी की कहानी यहाँ एकदम फिट बैठती है। उसमें उसके भाई को दफनाने की मनाही होती है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत धर्म को राज्य के कानून से ऊपर रखती है। सही कहा, और यही आत्मा और कानून का टकराव है। इसके अलावा एपिसोड 318 में फ्रीडरिख शिलर के विचारों को भी लाया गया है। शिलर ने बात की थी कि कला यानी आर्ट में इंसान को सभ्य बनाने की कितनी क्षमता होती है। हाँ, सिविलाइजिंग पोटेंशियल ऑफ आर्ट। कला हमें वो माध्यम देती है जहां हम खालीपन को थोड़ा और क्रिएटिव तरीके से भर सकते हैं। हालांकि ये अभिव्यक्ति भी आखिरकार कल्चर की भाषा में ही होती है। ये सच में काफी हैरान करने वाला है कि फिलॉसफी सिर्फ उन पुरानी किताबों में नहीं फंसी है, वो हमारे आसपास के कल्चर में है। और चूंकि हेगल कहते हैं कि हम खुद को कल्चर से डिफाइन करते हैं, तो पीईएल नेटवर्क के दूसरे शोज को देखना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, उनके और भी शोज इन्हीं चीजों को कवर करते हैं। जैसे उनका एक शो है सबटेक्स्ट, उसमें सूजन सोंटैग की किताब ऑन फोटोग्राफी पर बात की गई है। वहां बताया गया है कि फोटोग्राफी अंतर विरोधों की एक तकनीक है। वो एक ही समय में मैकेनिकल भी है और मिस्टीरियस भी है। सोंटा का ये नजरिया काफी गहरा है। लेकिन एक सेकंड, मुझे इसमें थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। कैमरा तो आखिर एक मशीन ही है ना? आपने बटन दबाया, लाइट रिकॉर्ड हुई और फोटो बन गई। ये तो पूरा मैकेनिकल हुआ, इसमें रहस्य कहाँ से आया? देखिए, रहस्य उस मशीन के पुर्जों में नहीं है, रहस्य उस इंसान के दिमाग में है जो व्यू फाइंडर से देख रहा है। सोंटैग इसे एथिक्स ऑफ सीइंग यानी देखने की नैतिकता कहती हैं। अच्छा, देखने की नैतिकता। हाँ, जब कोई फोटो खींची जाती है तो वो दुनिया को वैसा नहीं दिखाता जैसी वो है। वो तय करता है कि फ्रेम में क्या आएगा और क्या बाहर छूट जाएगा। और यही फ्रेमिंग हमारी उसी कल्चरल पहचान का हिस्सा बन जाती है जिसकी हेगल बात कर रहे थे। मतलब एक सिंपल फोटो भी हमारे नजरिए और कल्चर का हिस्सा है। एकदम। और यही बात अलग मीडियम्स पर भी लागू होती है। जैसे प्रीटी मच पॉप शो का एपिसोड 217 ले लीजिए। वहां जड एपेटाउ की HBO डॉक्यूमेंट्री द 99-year-old मैन का जिक्र है। हाँ, जिसमें मेल ब्रुक्स की कॉमेडी पर चर्चा है। सही पकड़ा। कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती। मेल ब्रुक्स ने जिस तरह से सोसाइटी पर व्यंग्य किया, वो भी दुनिया को फ्रेम करने का एक तरीका है। यानी हम हंसी के जरिए भी समाज के उन लेबल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना। और म्यूजिक के बारे में भी उन्होंने बात की है नेकेडली एग्जामिन म्यूजिक शो के एपिसोड 249 में। हाँ, उसमें गिटारिस्ट कवुस तुराबी की बात की गई है। उन्होंने 90s के दशक में अपने दोस्त डैन चडले के साथ शुरुआत की थी और अब वो गॉन्ग नामक बैंड को लीड करते हैं। तो म्यूजिक भी वही एक तरह का मोटापा या थिकनिंग है जो हम अपने भारी पर्सन वाले एवतार में जोड़ लेते हैं। जैसे फिलॉसफी वर्सेस इम्प्रोव शो का एपिसोड 114 भी है, जहां फिलॉसफी प्रोफेसर जेनिफर एल हैंसन आई थी।
वहाँ फिलॉसफी और इम्प्रोव कॉमेडी टकराते हैं जो बहुत यूनिक है। और इसके अलावा उनका क्लोजर रीच शो क्योर्केगार्ड के ज्ञान यानी नॉलेज पर दिए गए विचारों को देखता है। सही बात है। पर देखिए, इन सभी भारी भरकम विचारों को, चाहे वो सोंटाग हो, हीगल हो या किर्केगार्ड, अकेले समझना तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये बिना किसी नक्शे के एक घने जंगल में घूमने जैसा है। और बस यहीं पर आकर पीएल का जो समुदाय या कम्युनिटी मॉडल है वो अपना रोल प्ले करता है। एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पीईएल ने एक पूरी सिटीजनशिप का मॉडल पेश किया है। जो लोग इसके मेंबर्स यानी सिटीजन्स बनते हैं उन्हें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। वो एड फ्री और पे वॉल्ड एपिसोड सुन सकते हैं, जैसे एपिसोड 386 और 387 के एक्सक्लूसिव पार्ट 2 और 3। इसके साथ ही उन्हें एपिसोड गाइड्स, गाइडेड रीडिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट्स भी मिलते हैं। वैसे कि जो 19 सेमिनार्स हैं वो भी इस सिटीजनशिप का हिस्सा हैं। ये किसी भी टॉपिक को डीपली पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। मुझे उनका एक और कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। इनका एक आफ्टर शो भी है जिसे वो नाइट कैप कहते हैं, जैसे PES डिस्टोपियन स्प्रिंग नाइट कैप 2026। हाँ, नाइट कैप सेशंस काफ़ी पॉपुलर हैं। उसमें होस्ट मार्क, वेस, सेथ और डिलन श्रोताओं के ईमेल्स पढ़ते हैं। वहाँ फिलॉसफी की थोड़ी हैवी बातों से हटकर अपनी जिंदगी, पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स और शो कैसे बनता है, इन सब पर एक अनौपचारिक चर्चा होती है। इससे माहौल बहुत कैजुअल हो जाता है। मुझे तो ये पूरा सेटअप एक इंटेलेक्चुअल जिम मेंबरशिप की तरह लगता है। जैसे मैं एपिसोड्स में हेवी लिफ्टिंग हो रही है हेगल और कियर्केगार्ड पढ़कर, पर ये जो नाइट कैप है ना, ये जिम के बाद लॉकर रूम वाली या कैफे वाली चैट है। बहुत बढ़िया एनालॉजी। और इनकी एक नई किताब भी आई है जिसमें पिछले 15 सालों के कुछ बेस्ट एपिसोड्स का एलीट सिलेक्शन शामिल है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? कि आज के इस इंटरनेट के युग में जहां चारों तरफ जानकारी भरी पड़ी है, वहां ऐसी कम्युनिटी और आफ्टर शोज की क्या जरूरत है? देखिए, डेटा की कमी नहीं है, कमी उसके अर्थ या मीनिंग को समझने की है। हाँ, हेगल ने क्या लिखा ये तो कोई भी सर्च कर लेगा, लेकिन वो आज क्यों मायने रखता है ये समझना आसान नहीं है। बिल्कुल। और यही वजह है कि इन निरंतर चर्चाओं, न्यूज़लेटर्स और नाइट कैप जैसे शोज के बिना ये अमूर्त विचार हमारी आम जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा पर गौर करें तो हमने शुरुआत की थी कि फिलॉसफी सबके लिए सुलभ हो सकती है। सही बात है। बिना डिग्री के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर हम हेगल के सेल्फ एलियनेशन पर गए, जहां देखा कि हमारी कल्चरल पहचान कैसे हमें खाली व्यक्ति से आकार देती है। उसके बाद सोंटैग की फोटोग्राफी, मेल ब्रुक्स की कॉमेडी से कल्चर को समझा। और अंत में हमने कम्युनिटी की अहमियत देखी। ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हम जिस कल्चर का हिस्सा हैं वो हमारे विचारों को कैसे शेप कर रहा है। हमें इसका टेस्ट करते रहना चाहिए। हाँ, और ये सब जानने के बाद अब समय आ गया है कि हम अपनी इस गहरी चर्चा को एक ऐसे विचार पर रोकें जो सोचने पर मजबूर करें। वापस उसी आईने के सामने चलते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। वही खाली आईना। बिल्कुल। अधिक हम सच में उन सभी लेबल्स को हटा दें, अपने जॉब का नाम, अपने कपड़ों का ब्रांड, सोशल मीडिया प्रोफाइल, सब कुछ, तो आखिर में जो बचेगा क्या वो हमारा एकदम सच्चा और असली मैं होगा? या फिर शायद हम वही हेगल वाले खाली व्यक्ति या बेयर पर्सन बनकर रह जाएंगे जिसकी कोई पहचान ही नहीं है? यही वो सवाल है। इस बारे में कोई एक जवाब नहीं मिल सकता, पर शायद यहीं से सच्ची सोचने की शुरुआत होती है। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं ताकि इस पर गौर किया जा सके।